अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मेहताब अजीज़ और आज हम बात करेंगे इज़राइल और अमेरिका के ईरान पे होने वाले हमले की। आज जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त अभी एक हफ्ता इस जंग को मुकम्मल नहीं हुआ और कहा यह जाता है कि किसी भी जंग का पहला हफ्ता उसका रुख मुतय्यन नहीं कर पाता, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब दोनों तरफ की तैयारी मुकम्मल होती है, दोनों के असलाह खाने असले और गोला बारूद से भरे हुए होते हैं, लोगों में जज्बा अपने जोबन पे होता है और जंग का पांसा किस तरफ पलटेगा ये पता 8वें दिन से चलना शुरू होता है। लेकिन आज भी अगर हम अब तक होने वाले वाक़यात का तज्ज़िया करें तो हमें ये लगता है कि शायद इज़राइल और अमेरिका ने जिस जोशो खरोश से इस हमले का आगाज़ किया था, उनका वो मोमेंटम टूट रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब उनकी सांसें फूलती जा रही हैं। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा नुकसान जो अमेरिका और इज़राइल को हुआ, वो उनका इब्तदाई हमले के नताइज से हुआ। जब उन्होंने हमला किया था तो उनका ख़्याल ये था कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब को शहीद करेंगे और उनके साथ उनकी पासदारान इनकलाब की और डिफेंस की जो मेन लीडरशिप है वो भी मारी जाएगी, जिसके बाद वहाँ पे हालात यकसर बदल जाएंगे। वो लोग जो हुकूमत के मुखालिफ हैं, वो लोग जो इस निज़ाम के मुखालिफ हैं, वो सड़कों पे निकल आएंगे, बड़े पैमाने पे एहतजाज शुरू होगा, हाथ पांव फूल जाएंगे जो बाकी लीडरशिप होगी और वो अमेरिका की धमकियों से डर कर अपने हथियार डालना शुरू कर देगी। इस तरह से वहाँ पे ये निज़ाम ढह जाएगा और एक नई हुकूमत जो अमेरिका और इज़राइल की मर्ज़ी की थी वो ईरान पे मुसल्लत कर दी जाएगी। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। इब्तदाई तौर पे आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब की शहादत हुई, उसके साथ वज़ीर दिफ़ा की शहादत हुई और उसके साथ पासदारान इनकलाब की टॉप लीडरशिप भी शहीद हो गई। लेकिन ईरान चूँकि पिछले 20 साल से ये प्रैक्टिस कर रहा था कि वो एक मोज़ैक स्ट्रैटेजी के तौर पर जंग को जारी रख सके। यानी कि मुख्तलिफ यूनिट्स के कमांडर्स जो हैं वो अपने तौर पे फैसला करें अगर उनका राब्ता मरकज़ी कमान से ख़त्म हो जाए। इसका सबूत हमें अब्बास इराक़ची साहब के एक हालिया इंटरव्यू से मिलता है, जिसमें उन्होंने कहा कि चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, जो चीज़ें बता दी गई थी फ़ौज उस पर अमल कर रही है। और यही हकीकत है कि ईरान इसी तरीके से काम कर रहा है। लेकिन ईरान का जो जवाबी हमला था वो अमेरिका और इज़राइल की सोच से कहीं ज़्यादा था। उसका रिएक्शन इतना ज़्यादा था कि शायद जिसका उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया था। इसराइल के लिए तो शायद ये तवक्को थी कि उसके ऊपर कुछ मिसाइल फायर किए जाएंगे इब्तदाई तौर पे, जिन्हें इसराइल नाकारा बना देगा और उसके बाद जो मैंने पहले सूरत हाल कही वो एक आध दिन में वहां रोनमा हो जाएगी। लेकिन ईरान ने ना सिर्फ इसराइल को निशाना बनाया बल्कि अमेरिकन एयर बेसिस जितने भी मौजूद थे खलीजी ममालिक के अंदर, जिसमें बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई और सऊदीया शामिल हैं, जब इनको निशाना बनाना शुरू किया तो फिर वहाँ पे हालात ख़राब होना शुरू हो गए। अमेरिकन की कैजुअल्टीज़ हुई, उनके लोग मारे गए, फिर वो लोग अपने बेसिस को छोड़ के इन होटल्स में उन्होंने क़याम किया, उनके ऊपर भी हमले हुए और उसके बाद एक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया खलीजी ममालिक के अंदर। लोग भागना शुरू हो गए और इसी दौरान जो रडार स्टेशन अमेरिकन बेसिस के ऊपर थे, जो बुनियादी तौर पे 3 काम करते थे। एक तो वो सर्वेलेंस करते थे कि ईरान मिसाइल कहाँ से फायर करता है। दूसरी चीज़ ये है कि ईरान के फायर किए हुए मिसाइल्स की स्पीड क्या है, उसकी ट्रैजेक्टरी के मुताबिक वो इज़राइल में किस जगह पे जाके गिरना मुतवक्को है। इस चीज़ को वो इज़राइल को पास ऑन करते थे, जिसकी वजह से कबल अज़ वक़्त ये स्ट्रैटेजी बना ली जाती थी कि इस मिसाइल को किससे इज़राइल की जो मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है उसमें किस तरीके से इनको हिट किया जाना है। दूसरी चीज़ ये करते थे कि इज़राइल से आने वाले जो जहाज़ थे, उनको ये ना सिर्फ सर्विलेंस मुहैया करते थे, बल्कि उनसे फायर किए जाने वाले मिसाइलों और लाइटनिंग म्यूनिशंस को बाकायदा तौर पे ये गाइडेंस फ्राहम करते थे। जब ये सहूलत ख़त्म होना शुरू हुई तो इज़राइल के लिए चीज़ें मुश्किल होना शुरू हो गई और यही सूरत हाल खुद अमेरिका के लिए हो गई। हमने देखा कि कुवैत में उसके ही 3 लड़ाका जहाज़ एक फ्रेंडली फायर में मारे गए और फिर चीज़ें उनके हाथ से निकलना शुरू हो गई। अब की ताज़ा इत्तला ये है कि इज़राइल और अमेरिका इस वक्त प्लानिंग कर रहे हैं कि वो ज़मीन पे अपनी फ़ौजें उतारें। ईरान के अंदर ये उनके लिए एक और बहुत बड़ा धचका साबित होगा।
चूंकि ईरानी फौज और पासदारान इनकलाब पिछले 20 साल से जो मोज़ेक स्ट्रेटजी के तहत काम कर रहे हैं, उसका सबसे बुनियादी नुक्ता ही यही था कि अगर कोई गैर मुल्की फोर्स उनकी सरजमीन पे आती है तो वो उससे कैसे निपटेंगे। उन्होंने मुख्तलिफ टैक्टिक्स की प्लानिंग कर रखी है और इसको उन्होंने पिछले 20 साल से मुसलसल प्रैक्टिस किया है। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा अजाब होगा और ये 8वें दिन से पहले पहले सब कुछ हो चुका है। आज सूरत हाल ये है कि वो जो इब्तदाई तवक्कुआत थी बेंयामिन नेतन्याहू की और डोनाल्ड जे ट्रंप की कि वो एक ने मिड टर्म इलेक्शन में फातेह की, ईरान के फातेह की हैसियत से जाना था और दूसरे ने इसराइल के अगले इलेक्शन में जब शमूलियत इख्तियार करनी थी तो उसने अपने माथे पे ये कलगी सजाई होनी थी कि उसने इसराइल के सबसे बड़े दुश्मन को ख़त्म कर दिया है। लेकिन अब सूरत हाल हाथ से जलती जा रही है। मशरक़ वस्ता के अंदर जो अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज थी वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई। वहाँ पे इसराइल के गिरने वाले मिसाइलों ने न सिर्फ अमेरिकन बेसिस को तबाह किया बल्कि इसराइल के सफारतखानों को किया, इनकी जो तनसीबात थी उनको किया और वो लोग जो वहाँ मौजूद थे अमरीकी और इसराइली, उनकी रहायशगाहों को, उनके होटल्स को भी निशाना बनाया। जिसके बाद ये बात तय हो गई कि अमेरिका खलीजी ममालिक का ईरान से तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता और इसके एक नताइज हमारे सामने आएंगे। इस जंग का जो भी नतीजा निकले, यकीनन ये ममालिक सोचने पे मजबूर होंगे कि क्या जो अमेरिका को हमने बेसिस दिए हैं यहाँ पे, ये हमारी सिक्योरिटी के ज़ामिन हैं या ये हमारे लिए सबसे बड़ी लाइबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से किसी भी जंग की सूरत में हम बराह रास्त निशाना बन जाएंगे। आज तक की यही अपडेट्स थी। इजाज़त दीजिएगा, फिर इंशाअल्लाह कुछ नई अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।